हेलो बच्चों, मैं डॉक्टर शारदा कुमारी, महारानी महेश्वरी लता संस्कृत विद्यापीठ लोहना मधुबनी से। बच्चों, आज हम शास्त्री द्वितीय खंड के लिए जो है 1861 का जो अधिनियम था 1861 ईस्वी का, उससे संबंधित बातों पर चर्चा करेंगे। इससे पूर्व में हमने 1858 ईस्वी के अधिनियम पर चर्चा किया था, और जिसमें इस बात की चर्चा हुई थी कि शासन के सत्ता में परिवर्तन आया था और कंपनी के अधीन जो शासन सत्ता थी यहाँ उसको लेकर के क्राउन के अधीन कर दिया गया था, और भारत मंत्री का पद एक बनाया गया था। गवर्नर जनरल भी थे उसमें सम्मिलित, गवर्नर जनरल भी थे ही। उस अधिनियम के तहत जो है सो उस अधिनियम के कुछ गुण भी थे और कुछ दोष भी थे, और दोषों के कारण ही जो है सो वो पूर्ण तरह से जो है सो सफल नहीं हो सका और दूसरा अधिनियम लाना पड़ा। अस्थायित्व और सुदृढ़ जो है वो नहीं हो पाया था, और 1861 ईस्वी में एक नए अधिनियम की ज़रूरत जो है महसूस हुई। इस नए अधिनियम का उद्देश्य था, मुख्य उद्देश्य कि शासन को अस्थायित्व देना और उसे सुदृढ़ बनाना। बच्चों, 1861 ईस्वी के अधिनियम के पारित होने के कुछ खास कारण भी थे। 1858 ईस्वी का अधिनियम जो था उसके अनुसार विधि निर्माण परिषद में एक भी भारतीय नहीं था। इस कारण भारतीयों को विधि निर्माण की जानकारी नहीं हो पाती थी। उसमें सिर्फ अंग्रेज़ को ही रखा गया था, उस परिषद में एक भारतीयों को स्थान नहीं दिया गया था। जनता जो है वो सरकार से असंतुष्ट थी ही। जो अंग्रेजी सरकार की नीति थी वो चाहे 1858 ईस्वी के पहले की नीति रही हो या 1858 ईस्वी में अधिनियम बनने के पश्चात, भारतीय जनता को बहुत राहत नहीं हुई थी। पेपर पे तो बहुत बड़ी बड़ी बातें की गई थी, सहृदयता, नैतिकता, दया, इन सब भावनाओं की बात की गई थी क्राउन के द्वारा, लेकिन जो है सो बस वो कागजी बातें ही बनकर रह गई थी। ज़मीनी हकीकत कुछ और थी, और जनता यहाँ की जो थी वो सरकार से काफ़ी असंतुष्ट थी, और इस असंतोष के कारण जो है भारत में उथल पुथल होती रहती थी। 1857 ईस्वी में भला बहुत बड़ा विद्रोह हुआ था। उसके असफल होने के बाद भी जो है छोटे मोटे विद्रोह जो है वो होते रहते थे, जो कि लोगों के मन में काफ़ी आक्रोश भरा हुआ था। इस समय सर चार्ल्स वुड जो है वो भारत के मंत्री थे, और उन्होंने 1861 ईस्वी में कॉमन सभा में एक विधेयक प्रस्तुत किया जो संसद में पारित होने पर भारत परिषद अधिनियम 1861 ईस्वी कहलाया। इस अधिनियम जो था, इस अधिनियम के अंतर्गत गवर्नर जनरल की जो कार्यकारिणी परिषद थी, केंद्रीय विधि निर्माण परिषद और प्रांतीय व्यवस्था में परिवर्तन किया गया। गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी परिषद में एक 5वां सदस्य और बढ़ाया गया, और अब परिषद में 4 की जगह 5 सदस्य हो गए। इस सदस्य की योग्यता के संबंध में निर्णय किया गया कि वह विधि निर्माण का या विधि विशेषज्ञ अथवा न्यायविद अथवा अधिवक्ता हो। यह भी व्यवस्था की गई कि जब कभी कार्यकारिणी परिषद की बैठक अन्य प्रांतों में हो तो वहाँ का गवर्नर भी उस बैठक में अतिरिक्त सदस्य के रूप में भाग ले। गवर्नर जनरल को यह अधिकार दिया गया कि वह समय समय पर परिषद के कार्य को अधिक सुचारू रूप से चलाने के लिए जो है वो नियम बना सके। इसी अधिकार के अंतर्गत लॉर्ड कैनिंग ने विभागीय पद्धति को जारी किया था, पोर्टफोलियो उसने लागू किया था। गवर्नर जनरल को अपनी अनुपस्थिति में एक सदस्य को कार्यकारिणी परिषद के अध्यक्ष के रूप में कार्य करने के लिए मनोनीत करने का अधिकार दिया गया था, और जो गवर्नर जनरल द्वारा नामजद होता था व्यक्ति, उस व्यक्ति को, उस सभापति को निर्णायक मत देने का भी अधिकार था। इस परिषद को केवल विधान बनाने का अधिकार मिला, और वह भी नियंत्रित रूप में। सार्वजनिक ऋण, राजस्व, मुद्रा, धार्मिक मामलों, सैनिक अनुशासन, देशी नरेश तथा वैदेशिक मामलों से संबंधित विषयों पर गवर्नर जनरल की पूर्व स्वीकृति जो है वो आवश्यक थी। इस संबंध में सर्वाधिक महत्वपूर्ण बात यह देखने को मिलती है कि परिषद द्वारा पारित विधेयक तब तक कोई अधिनियम नहीं बनता था जब तक कि उस पर गवर्नर जनरल की अनुमति नहीं मिल जाती थी। गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी करने का भी अधिकार दिया गया, जो 6 माह तक प्रभावी रह सकता था।
अगर वह चाहे, गवर्नर जनरल चाहता था तो उन अध्यादेश को जो है पुनर्जीवित कर सकता था। तो हम इस तरह से देखते हैं कि भले ही 2 पद हो भारत मंत्री का, गवर्नर जनरल का, लेकिन वास्तविक रूप में जो कार्य करने का अधिकार या वास्तविक रूप शक्ति जो हम देखते हैं वो गवर्नर जनरल के पास था। और गवर्नर जनरल जो है वो बहुत सारी महत्वपूर्ण बातों पे निर्णय ले सकता था और वो उस तरह से कार्य भी करता था। और भारत में गवर्नर जनरलों की भूमिका महत्वपूर्ण रही भी। तो इस तरह से हमने 1861 अधिनियम के बारे में जो है वो पढ़ा। और इससे संबंधित बातों का फिर से हम अगले क्लास में चर्चा करेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।